Hello students, this is Amar Kumar welcoming you all in my YouTube channel The Study Point Ask Me. This is the last topic which I am going to deal with you the students from the rise of nationalism in Europe. ये आज मैं लास्ट टॉपिक आप लोगों के साथ डील कर रहा हूँ एंड द टुडेज टॉपिक इज़ द नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. अप टू हेयर वी रीड अबाउट, अभी तक हमने पढ़ा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, the making of nationalism in Europe, the age of revolution, Germany unification, Italy unification, the unification of Britain. Then we read about the visualizing the nation, and now it's turned to nationalism and imperialism. So let's start students. First of all you should know, as I have explained earlier, मैंने पहले भी बताया था, नेशनलिज्म का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद, है ना. राष्ट्रवाद यानी कि लोगों की आइडियाज़ को कलेक्ट करके एक राष्ट्र का निर्माण करना. और इसमें एक चीज़ और अब जुड़ गया, साम्राज्यवाद. साम्राज्यवाद इसमें क्या है कि हम पूरे एक एम्पायर के विषय में पढ़ेंगे. अब जो है वो एक कंट्री इंडिपेंडेंट तो है, हमने नेशनलिज्म के थ्रू कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट किया, फ्रीडम दिया. उसमें अब क्या है कि ये कंट्रीज़ जो है ना, अब अपने टेरिटरीज़ को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ताकि ये जो है वो एक रूल्स की तरह, है ना, एक एम्पायर की तरह अपने आप को दूसरे कंट्रीज़ पर डोमिनेट करे, उस पर रूल करे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स वन नेशन, है ना. जैसे कि सपोज डेट अ पर्सन हु बिलोंग्स टू सम नेशन, जस्ट लाइक मी, जस्ट एज यू कैन सी आई एम अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द कंट्री इंडिया. ठीक है, तो मुझे अपने भारत, अब चूँकि मैं एक भारतीय हूँ तो मुझे अपने भारत देश पर गर्व है, एक भारतीय होने पर गर्व है. ठीक है, और मैं अपना जो भी लॉयल्टी है, अपनी वफादारी जो है, अपनी ईमानदारी जो है, और अपनी जो वर्क, ठीक है, तो मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर होगी मेरे अपने देश के प्रति. दिस इज कॉल्ड द नेशनलिज्म. एंड imperialism, तो इट इज़ एन आइडियोलॉजी एंड द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द रूल. ये एक ऐसा आइडियोलॉजी है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें क्या है कि एक नेशन, है ना, या एक टेरिटरी जो है वो अपने टेरिटरीज़ को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, मतलब कि बढ़ा रही है. एक्सटेंडिंग द रूल, चाहे वो अपने रूल्स को, यानी कि हम किस टेरिटरी तक रूल कर रहे हैं उसको एक्सटेंड कर रही है, और द अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री ओवर ऑफ अनदर एंड इट्स पीपल, या तो डोमिनेट कर रहे हैं. एक देश जो है वो दूसरे देश को डोमिनेट कर रहा होता है, उस पर रूल कर रहा होता है, वहाँ के लोगों पर रूल कर रहा होता है. For another definition you can see here the dominating the power of one nation on another nation. यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ क्या मैंने बताया, डोमिनेटिंग द पावर, यानी कि एक पावरफुल कंट्री जो है वो दूसरे कंट्रीज पर अपने पावर को डोमिनेट कर रहा है, अपने पावर को उस पर, है ना, क्या कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है. सो डोमिनेटिंग द पावर ऑफ वन नेशन टू द अनदर नेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल इम्पेरियलिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद. नेक्स्ट टॉपिक यू कैन सी हियर, द नेशनलिज्म क्रिएट्स द नेशन. नेशनलिज्म से क्या है, एक राष्ट्र का निर्माण होता है, एक देश का निर्माण होता है. जैसे हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में देखा, हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली, हमने यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में देखा. ठीक है, तो नेशनलिज्म जो है वो क्या क्रिएट करता है, एक नेशन, एक राष्ट्र को बनाता है, विच एक्सपेंड्स एंड फॉर्म इम्पेरियलिज्म. अब वही राष्ट्र जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करेगा, स्टूडेंट्स, अपने आप को क्या करेगा, बढ़ाएगा. ठीक है, अभी जैसे आप देख रहे हो चाइना की नीति को, चाइना क्या कर रहा है ना, ऐसा देखा जाए तो एरिया वाइज जो है वो बहुत बड़े कंट्रीज़ में ये गिना जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी ये जो है वो हर आए दिन कुछ ना कुछ दूसरे कंट्रीज़ पर अपना हक जताने लगता है. जैसे ये भारत के केस में भी है, हमेशा वो डिमांड करता रहता है, या डिमांड क्या कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती करता है. अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को वो कहता है कि ये मेरा है. तिब्बत को उसने अपने कंट्रोल में ले रखा है. तिब्बत जो है वो
बहुत समय से संघर्ष कर रहा है अपने राष्ट्र को, अपने आप को इंडिपेंडेंट, अपने आप को फ्रीडम साबित करने के लिए, अपने आप को चाइना से इंडिपेंडेंस के लिए वो लड़ रहा है लगातार। बाय द नेक्स्ट पॉइंट इज बाय द लास्ट पीरियड ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन। लेकिन क्या हुआ ना स्टूडेंट्स कि नेशनलिज्म जो है वो 19वीं शताब्दी के लास्ट, मतलब लास्ट क्वार्टर देखेंगे 19th सेंचुरी के, उस दौरान क्या है कि नेशनलिज्म जो है वो अब लगभग समाप्त हो गया है ना, कि यानी कि लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र भावना की जो एक मानसिकता थी, एक विचारधारा था, उसमें बहुत कमी देखने को आया। ठीक है, नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इनटॉलरेंट। और जब नेशनलिज्म्स को, जो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे, हमने पढ़ाया था आपको मेरे वीडियोस में कि ऑल ओवर द यूरोप, पूरे यूरोप में आप देखोगे कई अलग अलग जगह पर कई नेशनलिस्ट ग्रुप्स का निर्माण किया गया। वो नेशनलिस्ट ग्रुप्स क्या करते थे, व्हाट वेर देयर वर्क्स, वो अलग अलग जगह पे थ्रू आउट द यूरोप वो जा करके लोगों में नेशनलिज्म्स को स्प्रेड करने का काम करते थे। अब वही नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो है बिकेम इनटॉलरेंट टू ईच अदर एंड रेडी टू गो टू वॉर, है ना। अब वो जो है वो अब एक दूसरे के ही आपस में दुश्मन बन बैठे, है ना। मैं आपको नहीं पसंद कर रहा हूं, आप मुझे नहीं पसंद कर रहे हो, है ना। इस तरह की नीतियां वहां पर देखने को आई। देखिए हुआ ऐसा ना, मैं इसमें बता रहा हूं, मैं इंपेरियलिज्म को एक एग्जांपल के तौर पर बोलता हूं कि सपोज डैट मैं ये कहूं कि मेरा राष्ट्र अच्छा है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, कोई बात नहीं, है ना, इट इज़ वेरी गुड थिंग। आप अपने राष्ट्र को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपका राष्ट्र कैसा है, बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी गुड। लेकिन आप ये कहोगे कि पूरे विश्व में मेरा ही राष्ट्र सिर्फ ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है या बहुत अच्छा है ना, तो ये फिर क्या हो गई, इसी को बोलेंगे इंपेरियलिज्म। ठीक है, यानी कि वहाँ आप दूसरे को डोमिनेट कर रहे हो, दूसरे को आप बता रहे हो कि नहीं, दे आर नॉट गुड, I am the only here who is called as very good। मैं ही एक अकेला ऐसा हूं जो यहाँ इस विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है जो सबसे अच्छा है, बाकी के जो राष्ट्र हैं उनको आपने अच्छों में गिनती नहीं किया। तो ये इंपेरियलिज्म कहलाएगा। आप अगर कह रहे हैं कि मेरा राष्ट्र अच्छा है तो ये नेशनलिज्म का एक एग्जाम्पल है। लेकिन आप अगर ये कह रहे हो कि नहीं, पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ मेरा राष्ट्र अच्छा है ना, तो ये एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंपेरियलिज्म। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर स्टूडेंट, द सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन अराइज्ड इन यूरोप इन 1817, है ना। इस डेट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। द सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन जो है वो यूरोप में क्रिएट हुआ कब, 1871 में, इन द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स, है ना। किस एरियाज में, बाल्कन्स में। अब बाल्कन, व्हाट इज बाल्कन, है ना, बाल्कन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है ना, किसी वस्तु का नाम है, नहीं, दिस इज अ नेम ऑफ अ एरिया। सो बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग द मॉडर्न डे। बाल्कन्स जो है, अभी यहाँ देखिए स्टूडेंट, दीज आर द नेम ऑफ सम कंट्रीज, आई एम नेमिंग हियर द रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो एंड बोस्निया हर्जेगोविना। These are all the complete nations combinedly called as the Balkan region। ये पूरे जितने भी कंट्रीज के नाम आप यहाँ पर देख रहे हो, these regions को कंबाइंडली जो है वो कहा जाता था बाल्कन्स। तो ये बाल्कन रीजन ऐसे हैं जहाँ पर ज्योग्राफिकली एथनिक वेरिएशन, एथनिक ग्रुप्स के लोग जो है वो यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, देयर इनहेबिटेंट्स, और यहाँ रहने वाले जो लोग थे, वे आर ब्रॉडली नोन एज द स्लैब्स। इनको क्या कहा जाता था, स्लैब्स कहा जाता था। दिस होल रीजन, ये पूरा जितना आप कंट्रीज के नेम देख रहे हो, ये पूरा जितना भी यूरोपियन टेरिटरीज का जो ये एरिया है, यहाँ रहने वाले लोगों को क्या कहते थे हम लोग, स्लैब्स। हाँ, और ये इस पूरे रीजन को हम लोग कहते थे बाल्कन्स।
Now moving to the next point, student, the Balkan states were under the control of the Ottoman Empire. अब ये जो बाल्कन स्टेट्स की जो बात की, अभी जो मैंने जितने भी कंट्रीज़ के नाम बताएं, these were called the Balkan states, ये पूरा बाल्कन रीजन जो था, और ये सारे रीजन जो थे वो किसके कंट्रोल में थे? ऑटोमन एम्पायर, है ना। जो अभी मॉडर्न डे में जितने भी मैंने अभी नाम बताए आपको कंट्रीज़ के, ये दीज वेयर इन द बाल्कन स्टेट्स एंड दे वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट्स ब्रोक अवे। लेकिन क्या हुआ कि एक एक करके, अब चूंकि इस दौरान जितने भी अभी मैंने नाम बताए हैं आपको कंट्रीज़ के, एक एक करके सभी जो है वो अपने इंडिपेंडेंस की मांग करने लगे, और धीरे धीरे एक एक करके वो सभी के सभी जो है वो इस एम्पायर से टूटते चले गए। ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, और ये ऑटोमन एम्पायर से अलग होकर के इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया। द राइवलरी पावर्स, अब यहाँ पर इस पूरे रीजन को कंट्रोल करने के लेकर के कुछ देश जो हैं वो आपस में भिड़ गए, है ना। अब जैसे सपोज डेट कोई ऐसा रीज़न है जिस पर हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो अब इस रीज़न में क्या होगा, ये सभी आप जो है आपस में युद्ध में शामिल हो जाएंगे। यही सिचुएशन जो है वो पूरे यूरोप में क्रिएट हुआ। द राइवलरी पावर्स, उस समय जो पावरफुल कंट्रीज़ थे लाइक रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सभी जो है वो ट्राई टू कंट्रोल द होल्ड ऑफ द अदर पावर्स ओवर द बाल्कन। ये सभी के सभी जो है वो दूसरे को डोमिनेट कर रहे थे और अपना वर्चस्व जमाना चाह रहे थे ये पूरे बाल्कन रीजन में। इस पूरे बाल्कन रीजन में ये चाहते थे कि वो कोई दूसरा कंट्रीज, अब जैसे रसिया चाहेगा कि यहाँ पर जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी का कंट्रोल ना हो करके मेरा कंट्रोल हो, वही सोच विचार जो था वो जर्मनी का भी था, इंग्लैंड का भी था और ऑस्ट्रो हंगरी का भी था। अब क्या हुआ कि इस विषय को लेकर के ये सभी जो है वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दिस राइवलरी लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर। अब इस राइवलरीज के लिए कारण, इस दुश्मनी के कारण ये सभी के सभी जो है वो आपस में कई युद्ध लड़े, बहुत सारे वॉर हुए इन द रीजन एंड फाइनली द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द ब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में घटित हुआ उसका एक ये भी सबसे बड़ा कारण था, इन विच द यूरोपियन लेड टू द डिजास्टर इन 1914, जिसकी वजह से क्या है कि पूरे यूरोप में एक डिजास्टर का सिचुएशन बन गया। उस युद्ध के दौरान जो है वो सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है ना, कुछ इसके सपोर्ट में आए, कुछ जर्मनी के सपोर्ट में, कुछ इंग्लैंड के सपोर्ट में, इस तरह से ये सभी जो है एक विश्व युद्ध में आपस में एक दूसरे के खिलाफ मिलकर के युद्ध किए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा बाल्कन रीजन जो है, या कह सकते हैं पूरा यूरोपियन रीजन जो है अपने आप को एक आग में झोंक दिया। सो दिस इज ऑल आई हैव टुडे फॉर यू फ्रॉम द टॉपिक नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। एज आई प्रॉमिस्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था, जैसा कि मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के वीडियोस में आपको, द लास्ट वीडियो विच आई पुट देयर, जो अंतिम वीडियो मैंने दिया था उसमें मैंने सम ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई हैड गिवन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर, एंड जैसा कि मैंने इसमें भी आपको फर्स्ट वीडियोस में आपसे प्रॉमिस किया था कि आफ्टर द एंड और एट द एंड ऑफ दिस chapter I will provide you some of the major important question which will be much beneficial in your upcoming board examination। तो ये कुछ questions रहे students, these questions are very very important for you all। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे जो हैं वो मेरे वीडियोस को पूरा प्रॉपरली वॉच करें, सारे वीडियोस को। अभी तक मैंने जो भी द राइज ऑफ नेशनलिज्म पर वीडियो बनाए हैं उन सभी वीडियोस को प्रॉपरली रन कीजिए, उसको अच्छे से वॉच कीजिए, और जो भी मैं यहाँ बोर्ड पर लिख करके बताया हूँ आपको वो आप चाहे तो अपने नोट्स कॉपी पे नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अपने नोट्स कॉपी पर लिखें, उसके आंसर्स को फाइंड आउट करें और उसको लर्न करें, ठीक है। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू द आंसर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स,
and I once again appeal you, please those who have not subscribed my channel, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को प्रॉपरली लास्ट तक एंड तक वॉच करें. In coming days I will provide you some more important videos related to maths and science students. So this is all for today. Remain healthy and fit, and thanks for watching this video.